नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 12 पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत प्रथम यूनिट का टॉपिक मेजर इकोसिस्टम्स प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैं नरेश कुमार कौशिक आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्य रूप से हम बीएड का जो सिलेबस है उसमें इकोसिस्टम के अंतर्गत जो वर्ल्ड में बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं उसमें हमारे यहाँ सिलेबस में वन का पारिस्थितिकी तंत्र है, घास के मैदानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। उनका हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले वन का पारिस्थितिकी तंत्र। किसी भी स्थान के छोटे बड़े जो पेड़ पौधे हैं उनके सघन समूह को हम क्या कहते हैं? वन। यानी कोई स्थान है, मान लीजिए वहाँ पर छोटे पौधे भी हैं, बड़े पेड़ भी हैं और उनका घनिष्ठ जो समूह कहलाता है वो वन कहलाता है। वन एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों तत्वों के बीच में भोजन का और ऊर्जा का चक्र हमेशा चलता रहता है। हमारे लिए वन का जो पारिस्थितिकी तंत्र है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वनों से ही हमें प्राणदायिनी गैस, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है जिसको हम श्वसन क्रिया के रूप में ग्रहण करते हैं और उसी से हमारा जीवन संभव है। इसके अलावा मेडिसिन में बहुत सारी वनस्पतियाँ औषधीय गुण युक्त होती हैं जिनका प्रयोग हम दवाइयों के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट, हम विभिन्न प्रकार के कल कारखानों में घर हेतु विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की वस्तुओं को बनाने में, हमारे घरों में खिड़कियाँ, दरवाजे, चारपाई, टेबल, कुर्सी, मेज आदि अन्य हमारी जो सामग्रियाँ हैं, आदि वस्तुएं हैं, उनको बनाने में, मृदा का अपरदन रोकने में, बरसात को अपनी तरफ आकर्षित करने में, इनमें बहुत सारे क्षेत्रों में वन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वन का पारिस्थितिकी तंत्र। निम्न 3 बिंदुओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है उत्पादक। वन के अंदर विद्यमान वनस्पति समूह मिट्टी से पोषक तत्व और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे उनका पोषण होता है और विकास होता है। वे क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादक।
दूसरा हम बात करते हैं उपभोक्ता। दूसरा आता है उपभोक्ता। वनों के अंदर शाकाहारी पशु भी वनस्पतियां खाकर जीवित रहते हैं, मांसाहारी पशु भी जीवित रहते हैं। शाकाहारी पशुओं में हम अगर बात करें तो खरगोश, हिरण, भेड़ बकरी, ये सभी शाकाहारी पशु हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा मांसाहारी पशु, वनों में मांसाहारी पशुओं के अंतर्गत शेर, चीते आदि शाकाहारी पशुओं को खाते हैं, वे मांसाहारी पशु कहलाते हैं। ये मांसाहारी जो पशु होते हैं मानव के द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब मानव अपना शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन भोजन वनों से अनादिकाल से ही प्राप्त करता रहा है। अब आप देखते होंगे किताबों में, आपने सुना होगा, प्राचीन जब हमारा आदिकाल था उसमें मनुष्य के पास में ना तो रहने के लिए मकान थे, ना पहनने के लिए कपड़े थे, ना खाने के लिए भोजन था। तो वे वनों के अंदर विचरण करते थे, खाने में कंदमूल फल जो पेड़ों के लगते वो खा जाते थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे तो पेड़ों की छाल हैं, पत्तियां हैं, वो अपने शरीर को लपेट करके ढकते थे और अपना संपूर्ण जीवन वनों में विचरण करने में ही लगा देते थे। तो हम अगर बात करें मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से जो उपभोक्ता है वो मनुष्य यहाँ प्रमुख उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तीसरा है विघटक। वनों की मिट्टी में विघटक के बारे में अपने पहले पढ़ा था, ध्यान में आ गया होगा। विघटक में कौन कौन से जीव आते हैं? सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक इत्यादि। तो वनों की मिट्टियों में जो बैक्टीरिया व कवक होते हैं वो सूक्ष्म जीवाणु विद्यमान रहते हैं, जो सड़े गले जो पशु होते हैं, सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करके जीवित रहते हैं। और ये बैक्टीरिया पेड़ पौधों की सड़ी गली हुई पत्तियों, उनके डंठलों व पशु पक्षियों के मृत शरीरों को विघटित करके सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं, जो मिट्टी से मिलकर के मृदा को उर्वरक बनाते हैं, मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। और उस मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ जाने के कारण मृदा में उर्वरक तत्वों की अधिकता हो जाने के कारण वनस्पतियों में भी अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वनों के अंदर भोजन व ऊर्जा की श्रृंखला प्राकृतिक ढंग से संचालित होती रहती है और इस प्रकार वन अपने आप में पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब हम बात करते हैं घास के मैदानों का पारिस्थितिकी तंत्र। यह हम यूँ कहें कि एक प्रकार से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कैसे है कि जो घास के मैदानों की पारिस्थितिकी है वो है स्थल पर होती है। सामान्यतः घास के मैदान जो पर्णपाती वन होते हैं उसके दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन पारिस्थितिकी तंत्रों में मुख्य रूप से
स्विस घास, इंडियन घास, सुई घास, वेस्ट व्हीट घास, जून घास, राइस घास आदि प्रकार की जो घासें होती हैं ये पाई जाती हैं। इन घास के मैदानों में पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के अंदर टिड्डी, मकड़ी, सांप, बहुत प्रकार के पेंग, कीड़े आदि पाए जाते हैं। पक्षियों में मुख्य रूप से कबूतर, तीतर आदि पक्षी पाए जाते हैं। अब घास के मैदान की विशिष्टता हम कहें तो यहाँ पर घास चरने वाले जीव जैसे घोड़े, भैंस, गाय, हिरण आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। बिल बना कर के रहने वाले जीव जंतु जैसे कुत्ते हैं, चूहे हैं। यहाँ इस घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र की ये मुख्य पहचान होती है। और हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के सवाना घास के मैदानों में वर्षा अधिक होती है और वहाँ मुख्य वनस्पति के रूप में घास ही प्रमुख वनस्पति होती है। अब घास का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके जैविक जो घटक हैं उनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। उसमें पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आप बहुत अच्छे से, हमारे 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें बहुत अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत घास के मैदानों के प्राथमिक उपभोक्ताओं में घास खाने वाले जानवर, वृक्षों की पत्तियां खाने वाले जानवर जैसे हिरण, खरगोश, कीट पतंगे, मेंढक, टिड्डी इत्यादि किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ताओं के अंतर्गत। तो इस घास का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके प्राथमिक उपभोक्ताओं में जो घास को खा करके जीवित रहने वाले जो कीट पतंग होते हैं, जो वृक्षों की पत्तियां खा करके जीवित रहने वाले जो कीट पतंग होते हैं वह आते हैं। दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी जीव जंतु आते हैं और मांसाहारी जीव जंतु जो घास खाने वाले जीव जंतुओं को खाकर के अपना आहार बनाते हैं, वे मांसाहारी जीव जंतु आते हैं और वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत होते हैं, जिसमें मानव स्वयं भी पशुओं से प्राप्त जो पदार्थ हैं उनका उपयोग करता है और उनका शिकार भी करता है। वनों में हमने देखा इसी तरीके से जो घास के मैदान होते हैं उनमें भी वन्यजीव प्राणी होते हैं, उनका भी मनुष्य शिकार करता है, उसको भोजन के रूप में लेता है, इसलिए वह भी सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। तीसरा हम बात करते हैं अपघटक। अपघटक के रूप में मृत जो जीव जंतु होते हैं उनके द्वारा उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं जिनसे अनेक प्रकार के जीवाणुओं का जन्म होता है, वह जन्म होने के बाद में और अंत में मृदा के अंदर ही मिल जाते हैं, वे अपघटक के रूप में आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए गाय अपना गोबर करती है, तो गोबर मान लीजिए शाम को गाय ने गोबर किया और उसको हम सुबह तक देखते हैं तो उस गोबर की मिट्टी बनी हुई हमें दिखाई पड़ती है।
अब जो मिट्टी बनाने का जो काम किया था, वे जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या है, अपघटक हैं, और वापस वे अंत में मृदा के अंदर ही मिल जाते हैं। पृथ्वी पर लगभग 19% जो भाग है उस पर घास के मैदान है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सम्मिलित हैं। और इसमें सवाना जो घास का पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। दोस्तों, एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है उसमें जल के सभी तथ्य प्राकृतिक, रासायनिक, भूगर्भिक और जैविक सबका अध्ययन होता है। यह जल ठहरा हुआ भी हो सकता है, जैसे समुद्र का पानी है, तालाब का पानी, और बहता भी हो सकता है, तो बहते हुए जल में नदी का पानी हो सकता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम निम्न जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उन बिंदुओं के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है, झील का पारिस्थितिकी तंत्र है, और नदी का पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें चार प्रकार से हम उसको विभाजित करके पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। पहला अजैविक घटक होते हैं, जैसे फास्फोरस है, जल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये जो अम्ल होते हैं वे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, इसी के अंदर उत्पादक होते हैं। उत्पादकों में दूसरा, इसी के अंतर होते हैं उत्पादक। अब उत्पादक के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं तो पहला हमने बात की इसी के अंतर्गत अजैविक घटक के बारे में। दूसरा, इसी के अंतर्गत हमने बात की उत्पादक के बारे में। यानी जो उत्पादक होगा उसमें प्राय तालाब से छोटे और बड़े जो प्लवनशील पौधे होते, यानी जिनको हम क्या कहते हैं, शैवाल, वे होते हैं। और किसी भी तालाब में शैवाल वहीं तक पाए जाते हैं जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, और ये अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर पानी को हरा कर देते हैं। और बड़े जो प्लवनशील पौधे होते हैं वो छिछले पानी में उगते हैं। आपने देखा होगा तालाब का जो किनारा होता है उस किनारे पर आपने हरे हरे छोटे 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 पत्तियों के पौधे देखे होंगे। वे सारे किस में आते हैं, शैवाल टाइप में, वे उत्पादक के रूप में आते हैं। अगला, इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं तीसरा, उपभोक्ता। अब तालाब में अनेक प्रकार के उपभोक्ता, जैसे लार्वा है, क्रेटेशिया वर्ग के जीव जंतु हैं, मछलियाँ आदि होते हैं। वो उपभोक्ता
उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इसमें तलीय जीव होंगे, कुछ कीट प्रकार के, वो जो प्राथमिक जीव होते हैं, तथा मछलियाँ हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आती। और चौथा हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत अपघटक। अब तालाब में मरे हुए जो जीव होते हैं अपघटन के बाद में खंडित हो जाते हैं और उनके पोषण पदार्थ पुनः उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाते हैं। कई प्रकार के कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये मुख्य रूप से तालाब के अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। जो कीचड़ वाले जो तालाब होते हैं उसमें ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा तालाब में उस स्थान पर जहाँ अपघटन जीवाणु मिलते हैं वहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है और तापमान के अनुकूल परिस्थितियों में अपघटन की जो क्रिया होती है वह तेजी से होती है। दूसरा हम बात करते हैं समुद्री अपघटक के बारे में। समुद्री अपघटक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें समुद्र की औसत गहराई लगभग 3500 मीटर होती है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जल की संरचना, उसमें विचरण करने वाले जो जीव जंतु हैं, पादप हैं आदि के अनुकूल होते हैं और पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन तत्वों की ऊर्जा के रूप में सभी जीव उसका उपयोग करते हैं। लहर, गहराई समुद्र तल की, तापमान, लवणता, दाब और ज्वार भाटा की जो क्रियाएं होती हैं, यानी पानी का ऊपर आना और नीचे वापस चला जाना, यह ज्वार भाटा क्रिया होती है, आदि के भौतिक कारणों से प्रभावित होता है। इस तंत्र की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उसमें सबसे पहले तो समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा गहराई पर निर्भर करती है। दूसरा, उस क्षेत्र में जो लहरें हैं वे आती हैं और ज्वार भाटा आते हैं। लवण की मात्रा अत्यधिक होती है और तालाब की अपेक्षा पारिस्थितिकी तंत्र अधिक सतत होता है, रेगुलर होता है। समुद्र में सतह पर तथा गहराई में लगातार पानी का बहाव होता है और गहरे पानी में उष्ण जलधारा होती है और सतह पर वायु का प्रभाव होता है। ऐसा समुद्री तंत्र में गहराइयों में दाब की व्यवस्था भी अलग अलग होती है और अलग अलग स्थानों पर समुद्र का जो तापमान है वह भी अलग अलग होता है। इसके जो जैविक घटक होते हैं उसमें उसी प्रकार से पहला उत्पादक होता है जिसमें मुख्य रूप से भूरी व लाल व हरी रंग की शैवाल होती है और उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी कुछ छोटी मछलियाँ, प्रोटोजोआ प्रकार के जीव होते हैं जो तैरने वाले जीव होते हैं और विघटनकारी तंत्र के अंतर्गत बैक्टीरिया व फफूंद पाए जाते हैं। अब तीसरा हम बात करते हैं झील पारिस्थितिकी तंत्र। झील पारिस्थितिकी तंत्र अगला है झील पारिस्थितिकी तंत्र। इस झील पारिस्थितिकी तंत्र का कोई समुद्र से संपर्क नहीं होता है। इसका जल स्थिर होता है। जल का एक ऐसा भाग होता है जो कभी प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। झील पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता, उत्पादक और विघटनकारी जीव लगभग वही रहते हैं जो तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में हमने इसमें पढ़ा था। जो झील पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लक्षण और विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो झील जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें लहरें बहुत कम उत्पन्न होती हैं और पानी का प्रवाह भी नहीं होता है। तीसरा, इस तंत्र में जड़ों वाले व बिना जड़ों वाले जो तैरते हुए पौधे होते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं।
और झील पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी ज्वार भाटा नहीं आता है। जिस प्रकार समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र के हमने पढ़ा कि उसमें ज्वार भाटे आते हैं, वो इसमें नहीं आते। और झील पारिस्थितिकी तंत्र में सर्दी व गर्मी में ऑक्सीजन की मात्रा में कोई खास परिवर्तन नहीं आता है। अगला हम बात करते हैं नदी पारिस्थितिकी तंत्र। नदी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत नदी वह जल पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें जल एक निश्चित दिशा में लगातार बहता रहता है तथा ऐसे मार्ग का चयन करता है जिसमें जल को उच्च धरातल का सामना नहीं करना पड़ता है। और नदी पारिस्थितिकी तंत्र में जल अनवरत रूप से लगातार बहता रहता है। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र होते हैं जिसमें एक तो होता है कुंड क्षेत्र, एक होता है बहता पानी का क्षेत्र और एक होता है तीव्र क्षेत्र। कुंड क्षेत्र के अंतर्गत नदी के तालाब को भी हम मान सकते हैं ऐसे क्षेत्र में जहाँ नदियाँ का जो ढलवा सतह होती है, यानी वहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, ढलान होता है, वह क्षेत्र कुंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है बहता पानी क्षेत्र, जिसमें नदी के इस क्षेत्र में हम जल की गति की अगर बात करें तो वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसका बहाव भी उथले तल या किनारों की ओर होता है। और तीसरा है तीव्र क्षेत्र, इसमें उथला पानी अधिक मात्रा में होता है, वहाँ पर रहने वाले जो पौधे हैं, जीव अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में पानी का बहाव असमतल जो चट्टानी सतह है उस पर अनियंत्रित होकर के बहुत गति के साथ में बहता है, यानी उसके क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई आ गया तो वो बह ही जाएगा, रुकेगा नहीं। और नदी पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो नदी पारिस्थितिकी तंत्र में लवण जो होता है उसकी सांद्रता किनारे से लेकर के तल तक लगभग समान रहती है। किनारे पर आप देखोगे तो उतना ही आपको जितना जल खारा लग रहा है, जितना आप उसके तल में जाकर के पानी निकालोगे उतना ही खारा वहाँ पर मिलेगा। यानी किनारे और नदी का जो मध्य भाग है उसमें सांद्रता बराबर रूप में होती है। नदी जल पारिस्थितिकी तंत्र का बहाव मुख्य घटक होता है। तीसरा, तालाब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी तुलना में अत्यधिक लहरों का संचरण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत होता है। नदियों में तापमान में हमेशा परिवर्तन होता है और पौधों पर ऑक्सीजन की मात्रा का प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है। नदी पारिस्थितिकी तंत्र में गति विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, जो कि फिर मौसम के ऊपर निर्भर करती है। इस प्रकार हमने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, झील पारिस्थितिकी तंत्र और नदी पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तृत हमने अध्ययन किया। उससे पूर्व हमने भिन्न भिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिसमें वन का पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र और जल के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से किया है, जो आशा करता हूँ कि आपके यह समझ में आया होगा। इसी के साथ में हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो पूर्ण होती है। थैंक यू।